एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यक्रम सजा हुआ है तरह तरह के काव्य रसों से। इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आज का यह एपिसोड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की सुविख्यात वरिष्ठ कवि शशिकांत यादव जी के साथ। रक्त देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, तुम्हें नमन हमारा है। ओजरस से परिपूर्ण कुछ ऐसी ही पंक्तियों के साथ आ रहे हैं हमारे वरिष्ठ कवि शशिकांत यादव जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। यादव होने पे मुझे बहुत, जब मैं 30 साल पहले मंच पे आया था तो कभी सच में मुझसे मंच पे पूछते थे कि यादव कवि कब से होने लगे। आप ये बात नहीं करेंगे तो हाँ, अभी स्वीकार नहीं है। हाँ सही बात। नहीं ऐसा कैसे हो गया कि यादव यहाँ नहीं आ सकते? यादव तो मैंने भाई साहब उसका जवाब लिखा फिर कि भारत में देखा महाभारत सा परिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख मुझे पर मारथ का रवि बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हवि बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों का हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा, और मेरी एक सिग्नेचर छंद है वो आपको और सुना देता हूँ कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। हो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो। यहाँ हम सब जो लोग उपस्थित हैं, हम सबका मिशन क्या है, बस उसको समर्पित एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, सुनेगा।
हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला अंतरा सुनेगा कि काश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, काश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश की धारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। और ये पंक्ति मैं श्रद्धेय गुप्ता जी के हृदय स्थली पर रखता हूं कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम मंत्र पढ़ रहा हूं कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ। पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी, राणा प्रताप, अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। तन मन धन सब देश पर वार कर, कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। और बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए ये लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। शशिकांत यादव जी की देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं के बाद आइए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले कवि को, जो कि न सिर्फ व्यंग की अच्छी समझ रखते हैं बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये हास्य के परमाणु बम हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी जी का। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। वीर रस के बहुत कवि आपने सुने होंगे, कुछ तो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं हमारे जैसे हरिओम पवार, भाई विनीत चौहान, आपने बहुत कवि उनमें से सुने होंगे। मैं एक कविता विशेष आपको जो सुना रहा हूँ उसमें कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि भी आ जाता, कविता में कोई बात नहीं होती, लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज़ है, ये इसमें बना क्या सकता है।
लेकिन जोर जोर से चीख रहा था, बोले मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। लोगों ने तालियां बजा दी। कविता में कोई बात, एक और कवि को सुन रहा था भाई साहब, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें इसे तेल की ज़रूरत पड़ गई। मैंने दूसरी पंक्ति सुनी, माथा ठोका प्रवीण भाई अपना, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। अच्छा, मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का इस पटेल जी से क्या लेना देना, लेकिन उसे पता था कि तुक मिलाने, क्योंकि पटेल जी पे ताली आती इसलिए तुक मिलाने के लिए ज़बरदस्ती तेल लेके आया। हो जाता है ऐसा। ये इस कविता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। जिन दिनों अच्छा वीर रस का कवि आते ही उसका सबसे पहला काम ये होता है कि मंच से ही वो पाकिस्तान को निपटा देता है। हाँ, मेरे तो दोस्त सुरेंद्र दुबे अब नहीं हैं इस ज़मीन पर, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो बोले यार हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर यह पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हालांकि एक और दोस्त ने और भी बड़ी बात कही, बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। तो जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जब लड़ाई छिड़ती है, युद्ध होता है तो जनता में जोश आ जाता है। तो जब लड़ाई छिड़ती जनता में भी जोश आ जाता है। अब मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया। अब वो जनता है सीमा पे लड़ने तो जा नहीं सकती। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, बोले चलो एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। अच्छा, उन्हें कोई ढंग का कवि उन्हें वीर रस का मिला नहीं, पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कहते थे यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है। अच्छा, कोई तो वीर रस का कवि इतनी ऊंची छोड़ेगा भाई साहब। अभी एक कवि को सुन रहा था, बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछ लिया राख लगा के क्यों खींचो? बोला जीभ है, स्लिप कर सकती है। कविता शुरू कर रहा हूँ, एक बार तालियां बजाकर मन दें। जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात। जब एक ही कवि पाकिस्तान को नहीं निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करेंगे उसको। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने ज़माने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी, उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, है मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। अच्छा, मैं चौंका, मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया।
एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया और अगली पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही, आपकी तालियां उठनी चाहिए उस बात पे। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। अबे क्या और किससे। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था, 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे। मैंने तो मेरे एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमज़ोर कैसे हो गया। बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूंकता ही रहता है, इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर सकता है। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना। तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, कुछ खपती लोग भी बैठे होते हैं श्रोताओं में। एक गया अपने घर जाकर दूरबीन लेके आ गया, उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कवि खड़ा है उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से, और देखना मैंने हाथ से कहाँ से निकाला है तो आपकी तालियां चाहता हूँ। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन में। वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता है। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रम से लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। पर वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे। इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं झंडा कहाँ फहराऊं। मैंने कहा, झंडा कहाँ फहराऊं, फिर तू ऐसा कर जा, झंडा लेकर और आगे निकल जा और सीधा अफगानिस्तान पे चढ़ जा। बोले नहीं यार, वहाँ तो आजकल अब अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा फिर उसके आगे ईरान है, वहाँ तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा, वहाँ फहरा दे। वो बोला, यार तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजती। उससे आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूँ, पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क।
मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा, यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य व्यंग्य की दमदार रचनाओं के बाद आइए अब स्वागत करते हैं ऋतु गोयल जी का, जो कि कविताओं के द्वारा मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत करेंगी। ऋतु जी दिल्ली की उप महापौर भी हैं, तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ऋतु गोयल जी का। चार पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। मुझे लगता है कि सृष्टि में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, तो माँ को समर्पित करती हूँ। समय कम है और आदरणीय बजरंग जी की उपस्थिति में। तेरे आंचल में माँ प्यार ही प्यार है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द भी आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक उतरे और आप कविता को साथ लेकर जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तेरे आंचल में माँ प्यार ही प्यार है, सब गमों का दुखों का माँ उपचार है। मैंने देखा नहीं उस भगवान को, मैंने देखा नहीं उस भगवान को, पर सुना है कि तू उसका अवतार है, पर सुना है कि तू उसका अवतार है। और चार पंक्तियां माँ को समर्पित करती हूँ। तूने जीवन दिया तेरा भार है, इस दुनिया में तू ही मेरा सार है। तेरी आँखों से माँ जब भी गंगा बही, तेरी आँखों से माँ जब भी गंगा बही, मुझको ऐसा लगा तू ही हरिद्वार है, मुझको ऐसा लगा तू ही हरिद्वार है, तू ही हरिद्वार है। और चार पंक्तियां जो सीमा पर तैनात है उन सैनिकों के लिए पढ़ती हूँ, सुनेगा कि ऐसा नहीं कि खुशबुएं फिजाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं कि खुशबुएं फिजाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं कि जुल्फों की घटाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती, पर जब जब पुकारती है सरहदें उन्हें महफूज रहने को, तब तब घर की आबो हवाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती, तब तब घर की आबो हवाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती। और ऐसा नहीं कि हाथ मेहंदी महावर उन्हें गवारा नहीं है, ऐसा नहीं कि हाथ मेहंदी महावर उन्हें गवारा नहीं है, ऐसा भी नहीं कि दर्पण ने उन्हें कभी सवारा नहीं है, पर मोहब्बत जुस्तजू अगर किसी की हो जाए तो क्या करे, पर मोहब्बत जुस्तजू अगर किसी की हो जाए तो क्या करे, उन्हें तिरंगे से ज्यादा कुछ भी जहां में प्यारा नहीं है, उन्हें तिरंगे से ज्यादा कुछ भी जहां में प्यारा नहीं है, कुछ भी जहां में प्यारा नहीं है। मेरा मन है शायद पिता कविता आपने मेरी कभी नहीं सुनी, सुना दीजिए। हाँ, हालांकि यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जिन्होंने कविता सुनी होगी, पर मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग भी हैं, चार पांच इनको कौन सी याद है, सुनी होगी तो। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो श्रेष्ठ लिखा है वो इस कविता में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक बेटी पिता के लिए क्या सोचती है, मैं कहना चाहूँगी कि बेटी और परिवार के लिए पिता क्या होते हैं, बहुत अधिक भूमिका नहीं करते हुए और अपनी ही चार पंक्तियों से इस कविता की भूमिका रखती हूँ कि भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी। यह कविता मैं आदरणीय बजरंग गुप्ता जी को जो मेरे पिता समान है उन्हें समर्पित करती हूँ। भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, अपने दिल की व्यथा कथा को कब कहते हैं बाबूजी। वृक्ष सरीखे है ये अपना फर्ज नहीं भूला करते, कड़ी धूप में तपकर भी छाया देते हैं बाबूजी, कड़ी धूप में तपकर भी छाया देते हैं बाबूजी। देखिएगा कि पिता परिवार के लिए क्या होता है। मैंने शब्दों के माध्यम से पूरे पिता के चरित्र को चित्रित किया है और एक बेटी क्या सोचती है पिता के लिए, सुनेगा कि जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता।
बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते। बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं। रात का पहरा बन जाते हैं। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, परवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं खुद के अपने, पिता कब होते हैं खुद के अपने। और जब सांस ढले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियाँ खनकती है, नन्ही गुड़ियाएं चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं। पिता उस समय अवतार होते हैं। जवान बेटियां बदनाम होने से डरती हैं, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबान का ताला है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबान का ताला है पिता। हाँ सच है, हाँ सच है, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ आंसू है पिता व्यथा, माँ प्यार है पिता संस्कार, माँ दुलार है पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। माँ जमीन पिता आसमां, ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है। जिनके कंधों पर बच्चों का बचपन होता है, जिनकी जेब में खिलौनों का धन होता है, जिनकी बाजुओं से ताकत मिलती है, जिनके पैसों से हिम्मत जुटती है, जिनकी परंपराओं से वंश चलता है। पिता ना हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? पिता ना हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है, पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता ना हो तो उनकी स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है, तस्वीर से भी दुआएं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है एक अल्प विराम का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल में। और अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मनोज मिश्रा जी को, जो कि अपनी रचनाओं के द्वारा देश की मिट्टी को नमन करने आ रहे हैं। स्वागत कीजिए मनोज मिश्रा जी का।
कि नहीं उत्साह जीवन में, नहीं उत्कर्ष होता है, उसमें कोई उत्साह नहीं होता। नहीं उत्साह जीवन में, नहीं उत्कर्ष होता है, जहां बस जिंदगी और मौत में संघर्ष होता है। अब ठिठुरती ठंड में भूखी तड़ियां पूछती रोकर कि ऐसे हाल में भी क्या कहीं नववर्ष होता है। नववर्ष तो ये है जो अब मना रहे हैं, आज है। सौभाग्य है, सुनिएगा कि खेत खलिहान हरे, एक ने 20 तथ्य हैं, 20 प्रयोजन, 20 कारण है इसके, कि खेत खलिहान हरे खुशी से किसान हरे, खेत खलिहान भरे खुशी से किसान भरे, बागवा बगान हरे हरियाली छाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खेत खलिहान भरे खुशी से किसान भरे, बागवा बगान हरे हरियाली छाई है। और आदि शक्ति की है भक्ति पूजता प्रत्येक व्यक्ति, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि भी रचाई है। कि पावन पुनीत धाम गद्दी बैठे राजा राम, वाम भाग में विराजमान सीता माई है। और दिव्य उत्कर्ष लिए मानसिक हर्ष लिए, बोलिए सहर्ष नव वर्ष की बधाई है, बोलिए सहर्ष नव वर्ष की बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मात्र शक्ति के ऊपर रखता हूँ कुछ ब्रिज में सुनाओ। ब्रिज में सोहिया सुना देता हूँ। जी धन्यवाद। पुलवामा की घटना हुई साहब, वहीं से सुना रहा हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, एकाएक कायरों ने अपनी हरकतें की, वहीं से हुआ। उन घरों में, जिन घरों में वीरों की अस्थियां मतलब सो गए, वहाँ क्या स्थिति रही होगी उसके पहले। कि सौर्य सुहागन के घर आंगन, रूह का पावन पीर चली। सौर्य सुहागन के घर आंगन, रूह का पावन पीर चली। और फागुन भी फगुआन रहे, पर ऐसी हवा कश्मीर चली। मौत मुई न किसी की हुई, बस खींचत एक लकीर चली। और सोवत शेर निहारी के, रोवत रंग ही संग अबीर चली। सोवत शेर। उसके 13 दिन बाद एयर स्ट्राइक सब कुछ हुआ। उसकी सखी आकर उस वीर बधूटी से कह रही है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और वो भी 3 बजे रात को हुई है। तब सुनिएगा कि को न जानत राज मिराज को, ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरे गो। किसी को नहीं पता लगा, जब घटना हो गई तब पता लगा। को न जानत राज मिराज को, ब्रह्म मुहूर्त उड़ान भरे गो। और भेजी सुदूर 72 हूर पे, पाक को चूर गुरूर करेगो। भेजी सुदूर 72 हूर पे, पाक को चूर गुरूर करेगो। कि बेशक जैसे की ऐसिक तैसिक, पस्त कियो 7 बार डरेगो। पही पीर मिटे तब ही, जब सूद समेत मसूद मरेगो। पही पीर मिटे तब ही, जब सूद समेत मसूद मरेगो। और सबूत मांगा जा रहा, अभी आदरणीय ने सबने कहा, उस पर एक रख रहा हूँ। आक्रोश में है, अमर्यादित नहीं है, आक्रोश में है। सुनिएगा कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। और तुष्टि वाली राजनीति पुष्टि करने के हेतु, जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए, अजर मसूद की भभूत मांगने लगे। बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए, अजर मसूद की भभूत मांगने लगे। और भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद पे न बूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। मैंने कहा था ना, यहाँ पर एक से एक है। कि विश्व की बिरादरी में छाया है जो एक नाम, उससे तो पानी दैत्य दूत मांगने लगे। अब तुष्टि वाली राजनीति पुष्ट करने के हेतु, जाने क्या क्या फौज से कपूत मांगने लगे। कि बालाकोट वाली चोट होठ पे दबाए हुए,
अजर मसूद की भभूत मांगने लगे। अब भूतनी के पूत ऊत चाहते हैं सिर्फ जूत, खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। खुद में न बूत वो सबूत मांगने लगे। मनोज मिश्रा जी के सवैयों के बाद आइए अब आमंत्रित करते हैं हमारी अगली कवयित्री को, जो कि लेकर आ रही हैं मार्मिक कविताएं और शायरी। बहुत बहुत स्वागत है उर्वशी जाह्नवी अग्रवाल जी का। करूं गुजारिश इतनी सी कि रत्ती भर भी दर्द बचे ना। आप सबकी तरफ से कह रही हूँ, रत्ती भर भी दर्द बचे ना कि करूं नुमाइश इतने से। रत्ती भर भी दर्द बचे ना कि करूं नुमाइश इतने से। कुछ दोहों से शुरुआत करती हूँ कि मैं शबरी हूँ राम की, मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती देर, तकती रहती रास्ता, हुई कहाँ पे देर। तकती रहती रास्ता, हुई कहाँ पे देर। मैं हूँ एक प्रस्तर शिला, मैं हूँ एक प्रस्तर शिला, हूँ गौतम का श्राप। राम मुझे भवतार दो, राम मुझे भवतार दो, काटो मेरे पाप। आंखों में आंसू रहे, आंखों में आंसू रहे, होठों पर मुस्कान। इस लक्षण के जीव को कहते हैं इंसान, इस लक्षण के जीव को कहते हैं इंसान। जब हमने रखा नहीं कभी किसी से बैर, जब हमने रखा नहीं कभी किसी से बैर, तो रखेगा क्यों नहीं रब हम पे भी खैर। तो रखेगा क्यों नहीं रब हम पे भी खैर। तो अपनी रचनाएं जिनके माध्यम से मैं जानी जाती हूँ, तो मैं आपके समक्ष पेश करती हूँ। शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती। शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती। एक अकेला जुगनू थी मैं, अंधियारों से क्या लड़ती। एक अकेला जुगनू थी मैं, अंधियारों से क्या लड़ती। शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती। छोटी सोच के ऊंचे लोगों को, छोटी सोच के ऊंचे लोगों को दर्पण क्या दिखलाती। छोटी सोच के ऊंचे लोगों को दर्पण क्या दिखलाती। मैं ठहरी बुनियाद का पत्थर, मैं ठहरी बुनियाद का पत्थर, मीनारों से क्या लड़ती। मैं ठहरी बुनियाद का पत्थर, मीनारों से क्या लड़ती। मेरे समर्पण में तड़पन थी, किस किस से ये बात कहूँ। बाबूजी, मेरे समर्पण में तड़पन थी, किस किस से ये बात कहूँ। एक अकेली मछली थी मैं, मछुआरों से क्या लड़ती। एक अकेली मछली थी मैं, मछुआरों से क्या लड़ती। धज्जी धज्जी कर डाला, बात कहाँ तक पहुँच दिया, निर्भया को याद कीजिएगा। धज्जी धज्जी कर डाला, परिहास बनाकर लोगों ने। धज्जी धज्जी कर डाला, परिहास बनाकर लोगों ने। मैं छोटी सी ये खबर अखबारों से क्या लड़ती। मैं छोटी सी ये खबर थी, अखबारों से क्या लड़ती। अलग थलग कर डाला खुद को, अलग थलग कर डाला खुद को मैंने मेन कहानी से। अलग थलग कर डाला खुद को, अलग थलग कर डाला खुद को मैंने मेन कहानी से। पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। एक मतलब दो चार शेर और अर्ज करना चाहती हूँ
कि अगर ये बात हम सबको बता देते तो क्या होता। अगर ये बात हम सबको बता देते तो क्या होता। नजर में आपको सबकी गिरा देते तो क्या होता। नजर में आपको सबकी गिरा देते तो क्या होता। अगर हम आसमां सर पर उठा देते तो क्या होता। अगर हम आसमां सर पर उठा देते तो क्या होता। कहानी बरसरे महफिल सुना देते तो क्या होता। कहानी बरसरे महफिल सुना देते तो क्या होता। मुझे तूफान ने जब घेरा, मुझे तूफान ने जब घेरा, बचाने को सभी आए। मुझे तूफान ने जब घेरा, बचाने को सभी आए। अगर तुम हाथ अपना भी बढ़ा देते तो क्या होता। अगर तुम हाथ अपना भी बढ़ा देते तो क्या होता। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ तुम रास्ते में खुल गए वरना। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ तुम रास्ते में खुल गए वरना। अगर मंजिल पे आकर तुम दगा देते तो क्या होता। अगर मंजिल पे आके तुम दगा देते तो क्या होता। अरे हम हार जाने में भी खुश थे, पर जरा सोचो। अरे हम हार जाने में भी खुश थे, पर जरा सोचो। तुम जीत जाने की सजा देते तो क्या होता। तुम जीत जाने की सजा देते तो क्या होता। अगर ये बात हम सबको बता देते तो क्या होता। नजर में आपको सबकी गिरा देते तो क्या होता। धन्यवाद। आइए हम आमंत्रित करते हैं संजीदा शायर अरुण साहिबाबादी को, जो कि आज हमारे लिए लेकर आ रहे हैं बूढ़े पेड़ का दर्द और उसकी दास्तान एक गीत के जरिए। बहुत बहुत अभिनंदन है अरुण साहिबाबादी जी का। हजरात ग्रामी, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है। हिंदी के मुमताज़ शायर पद्मश्री गोपाल दास नीरज मेरी शायरी के उस्ताद हैं। आज मैं आपकी खिदमत में एक गीत पेश कर रहा हूँ। ये गीत आपको इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। मुलाहिजा कीजिए। कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। यहाँ तुम पहले रहते थे, उन्हें रोकर बताता है। परिंदों को वही उजड़ा घरों दा फिर दिखाता है कि इस नाकाम कोशिश में ये फिर खुद को थकाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। इधर पीले हुए पत्तों पे गुमसुम रहता है अक्सर, कि ये सूखे हुए पत्तों पे बेबस होता है अक्सर। कभी घटती हुई परछाई पर मातम मनाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। न अब कोई कवारी लड़की इससे मिलने आती है।
न अब शादी शुदा कोई यहाँ मल्हार गाती है, न इसकी टहनियों पर अब कोई झूला झुलाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है, कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है, न इसकी पत्तियों से चांद की किरणें संवरती हैं, न इसके झुरमुटों से सुबह की किरणें उलझती हैं, न अब पहले से ये दिलकश हंसी मंजर दिखाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है, न अब कोई पुजारन इसकी पूजा करने आती है, न धागे बांधती है और न चंदन लगाती है, न इसकी सूखती जड़ में कोई दीपक जलाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है, कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। ये उसको देखते ही अपनी नजरें फेर लेता है, ये उसके कदमों की आहट से भी अब कांप उठता है, कि जब कोई लकड़हारा इधर से आता जाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है, कभी बेहद तड़पता है, कभी आंसू बहाता है। ये बूढ़ा पेड़ अब दिन रात कुछ ऐसे बिताता है। शुक्रिया हजरात। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें फोन कर जरूर बताएं। हमारा नंबर है 9711182183। और यदि आप हमारे उन नवांकुर कवियों में से हैं जो शब्दों के मोतियों को कविता की माला में पिरोना जानते हैं, या फिर आप गीत, छंद या गजल कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। स्क्रॉल पर चल रहे हमारे नंबर्स पर हमें फ़ोन ज़रूर करें। नंबर्स नोट करें 9711182183 और 8285120046 और 7780712405। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ।
प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है?
टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।